मेरा नाम इशिता है। मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहाँ पर नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसा शायद कभी किसी नई नवेली दुल्हन के साथ नहीं किया गया होगा। जिस घर में शादी होती है और नई नवेली दुल्हन आती है, उस घर में दुल्हन का स्वागत फूलों के साथ और इज्जत के साथ किया जाता है। लेकिन मेरी ससुराल में मेरा स्वागत तो बड़े ही अजीब तरीके से किया गया था। शादी की पहली रात जब मैं दुल्हन बनी हुई अपने कमरे में बैठी हुई थी, मेरे पति के आने से पहले ही मेरे ससुर मेरे कमरे में आ गए। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मुझे लगा कि मेरा पति आया होगा। मैं जल्दी से सहम कर बैठ गई थी। थोड़ी देर के बाद जब मैंने सर उठाकर देखा तो कमरे के अंदर मेरे ससुर थे। अपने ससुर को देखकर तो मैं पूरी तरह से डर गई। मैं अपने ससुर को देखकर कहने लगी, क्या हुआ पापा जी, आपको कोई काम है क्या? उन्होंने कहा, हाँ बहू, मुझे तुमसे एक बड़ा ही जरूरी काम है, इसलिए तो मैं तुम्हारे कमरे में आ गया हूँ। एक बड़ा ही जरूरी काम है, तुम मेरे साथ चलो। मुझे लगा कि शायद मेरे ससुर को मुझसे ही कोई जरूरी काम है, इसलिए वो मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने मुझे अपने साथ जाने के लिए कहा तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। लेकिन मैं हैरान रह गई थी जब वो मुझे एक भैंसों के तबेले में लेकर चले गए। उन्होंने मुझसे कहा, बहू, अब तुम ही इस घर की मालकिन हो और तुम्हें ही यहाँ की सारी जिम्मेदारी को समझना होगा और अपनी जिम्मेदारी को तुम्हें आज से ही शुरू करना होगा। मैं तो बड़ी हैरान थी अपने ससुर की बात को सुनकर और बड़े गौर से फटी फटी आंखों से चारों तरफ खड़ी हुई भैंसों को देख रही थी। मेरे ससुर कहने लगे, बहू, ये जगह साफ करके तुम अपने कमरे में चली जाना। ये सब कुछ देखकर तो मुझे रोना आ गया था कि ये बात सही है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, इस घर की इकलौती औरत हूँ और सारी जिम्मेदारियां मुझे ही संभालनी है। लेकिन क्या आज की रात भी मेरे लिए जिम्मेदारी संभालना जरूरी था? मैं कल से भी तो अपनी जिम्मेदारियों पर गौर कर सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने ससुर की शिकायत अपने पति से करके ही रहूंगी। मैंने लहंगा पहना हुआ था और कुछ जेवर भी थे। भारी भरकम कपड़ों में मुझे गोबर उठाने का काम दिया गया था। इस पूरे तबेले की मुझे सफाई करनी थी। नई नवेली दुल्हन गोबर उठाने के लिए बैठ गई थी और जब वापस कमरे में अपने पति के पास गई तो मेरे पति ने मुझे कमरे से निकाल दिया। वो कहने लगे कि तुमसे तो बड़ी बदबू आ रही है। अब हर रोज ऐसा ही होता रहता था। मेरा पति जब भी मेरे करीब आता तो मेरे ससुर मुझे किसी न किसी बहाने से बुला लिया करते थे और जब मैं वापस अपने कमरे में अपने पति के पास आती तो मेरा पति मेरा करीब बैठते ही कहने लगता कि तुम्हारे अंदर से बहुत बदबू आती है। मेरे पति का बिहेवियर तो दिन ब दिन मेरे साथ चिड़चिड़ा रहने लगा था। मेरे एक जेठ और जेठानी भी थीं जो कि शहर में रहते थे। उन्हें जब हमारी शादी के बारे में पता चला तो मेरी जेठानी मुझसे मिलने के लिए आ गई थी। हालांकि वो हमारी शादी में शामिल नहीं हो सकी थी। मेरी जेठानी ने एक रात मुझसे कहा कि मुझे अपने कपड़े दे दो। मैंने उन्हें अपने कपड़े दिए और उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम आराम से अपने पति के पास जाओ। आज इस तरह करने से सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी और मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी। कुछ ही देर मुझे अपने पति के साथ गुजरी थी। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी थी, क्योंकि मैं काफी पढ़ी लिखी और शहर में रहने वाली लड़की थी, जबकि मेरी शादी गांव के एक मामूली से लड़के के साथ हुई थी। मेरा पति भी शहर में ही एक मामूली सी नौकरी करता था। मेरी मम्मी ने मुझे बड़े ही लाड प्यार से पाला था क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मेरे पापा तो काफी सालों पहले ही गुजर चुके थे। मेरी मम्मी जॉब किया करती थी और हम लोग अपने चाचा चाची के घर में ही रहते थे क्योंकि पापा के मरने से पहले से ही हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे थे। अब हमारे घर में हमारे साथ चाचा चाची थे और मेरी मम्मी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी मम्मी ने अपनी कमाई से मेरी परवरिश की थी और कभी मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी थी। मेरे कहने से पहले ही वो मेरी हर डिमांड को पूरी कर दिया करती थी। मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। अभी मैं और ज्यादा पढ़ना चाहती थी क्योंकि मेरा भी सपना था कि मैं जॉब करूं। मेरी बुआ के घर में शादी आ गई थी और हम लोग उस शादी को अटेंड करने के लिए बुआ के गांव में चले गए थे। मेरी बुआ गांव में रहती थी। बुआ का घर हमारे घर से काफी दूर था, इसलिए हम लोग 4-5 दिन के लिए ही बुआ के घर पर गए थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये चंद दिन मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। हम लोगों ने बुआ के घर शादी में जाकर खूब इंजॉय किया था क्योंकि मैं पहली बार गांव आई थी। बुआ ही हमारे घर पर आ जाया करती थी।
हम लोग उनके यहाँ फंक्शन में एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे कि एक आदमी और एक लड़का हमारे पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने हम सब लोगों से इंट्रोडक्शन किया। वो आदमी उस लड़के का बाप था। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि आपकी बेटी बड़ी ही प्यारी और संस्कारी है, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। ये है मेरा बेटा शेखर, शहर में एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी करता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे थे, लेकिन फिर जो उन्होंने बात कही उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। उन्होंने मेरी फैमिली से कहा कि मुझे आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए, अपने बेटे शेखर के लिए। शेखर मेरा छोटा बेटा है, जबकि बड़ा बेटा और बहू शहर में ही रहते हैं, और मुझे इसके लिए इसी तरह की संस्कारी और सुशील लड़की की तलाश थी। उनकी इतनी सी बात सुनकर मेरी मम्मी ने मेरे चाचा चाची की तरफ देखे बिना ही उनसे मेरे रिश्ते की बात पक्की कर ली। मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सब सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई थी। मुझे अपनी मम्मी से इतनी जल्दबाजी करने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी तो इससे पहले भी इतने अच्छे अच्छे रिश्ते को ये कहकर ठुकरा चुकी थी कि मेरी बेटी अभी पढ़ रही है, जब तक कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती। वो आदमी कहने लगा, तो फिर शुरुआत कर देते हैं और अभी इसी वक्त इंगेजमेंट कर देते हैं। मेरी मम्मी कहने लगी, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरी मम्मी ने फौरन एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हम लोग बुआ के घर शादी में आए हुए हैं। उन्हें तो इतना भी सब्र नहीं हुआ कि घर जाकर भी तो ये काम हो सकते थे। उस आदमी ने फौरन ही अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और अपने बेटे से कहा कि बहू के हाथ में अंगूठी पहना दो। मेरी मम्मी मुझे इशारा करने लगी कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ। मेरी तो सांस वहीं की वहीं अटक कर रह गई थी, लेकिन अपनी मम्मी के ज्यादा जिद करने पर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और उस लड़के ने मुझे अंगूठी पहना दी। वो मुझे देखकर काफी शर्मा रहा था, लेकिन मुझे तो शर्म के बजाय हैरत हो रही थी कि ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी क्यों और कैसे हो रहा है। मेरी मम्मी ने उनसे कहा कि आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, ये शादी मैं बहुत जल्दी करना चाहती हूँ। उस आदमी ने जल्दी जल्दी अपना नंबर बता दिया था। मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी जिससे मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। वो मुस्कुराकर मुझे ही देख रहा था। मुझे भी वो अच्छा लगा था। वो काफी स्मार्ट था और उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो पढ़ा लिखा है। उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी ये एंगेजमेंट और शादी इतनी अचानक, ये सब कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो लोग तो चले गए थे तो चाचा जी ने गुस्से से मम्मी से कहा, भाभी आपने हमसे एडवाइस लेना भी ठीक नहीं समझा। भाभी मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि आप बिना जान पहचान के ही राह चलते किसी भी इंसान को अपनी बेटी का रिश्ता कैसे दे सकती हैं। आपने उन लोगों के बारे में कोई इंक्वायरी भी नहीं निकाली, और हम लोग तो इन लोगों को जानते भी नहीं। कहाँ हम शहर के लोग और कहाँ ये गांव के लोग, जिनसे हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता भी नहीं। क्या पता ये लोग कैसे हैं, ये आदमी कौन है और उसका बेटा ना जाने कैसा है। मेरे चाचा जी को मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे चाचा ने कहा, इशिता मेरी भी बेटी है और इसका अच्छा बुरा मैं भी खूब जानता हूँ। भैया के मरने के बाद ये मेरी भी जिम्मेदारी है। मेरी मम्मी ने चाचा जी से कहा, हाँ लेकिन मैं भी अपनी बेटी का भला ही चाहती हूँ, तभी तो ये रिश्ता कर दिया। मैं इन लोगों को जानती हूँ और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी यहाँ खुश रहेगी। इस बात पर काफी देर तक चाचा जी और मम्मी में बात होती रही थी। हम शादी पूरी होने के बाद अपने घर वापस आ गए थे। घर में सबका ही बिहेवियर खराब हो रहा था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे आ रहा था कि मम्मी ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। एक तो बिना इजाजत के मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। अगले ही दिन मम्मी मेरे पास आकर कहने लगी, इशिता तुम्हारे ससुर का फोन आया था, वो आज हमारे घर तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करने के लिए आना चाहते हैं। तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाना। तब मैं मम्मी से कहने लगी, मैं तो अभी आगे और पढ़ना चाहती हूँ, ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं, फिर आप मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करना चाहती हो। मम्मी ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी, मेरी बेटी अपनी माँ की बात का मान रख लो। अगर तुमने इस शादी से इनकार कर दिया तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। फिर मम्मी ने मेरे सामने अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो। बस इसके आगे मैं मम्मी से कुछ भी नहीं कह सकी। फिर मैंने अपना सिर झुका दिया। वो मुझे आशीर्वाद देकर चली गई थी। शाम के टाइम पर वही आदमी और उसका बेटा हमारे घर पर आ चुके थे। मेरी शादी की डेट अगले महीने की फिक्स हो गई थी। मेरे चाचा जी ने मेरे ससुर से कहा भी था कि भाई साहब आपको इतनी भी क्या जल्दी है, हम बेटी वाले हैं। बेटी वालों को तो काफी सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं,
लेकिन वो आदमी चाचा जी से बात करने के मूड में ही नहीं थे। वो मेरी मम्मी की तरफ देखकर कहने लगे, सुनैना भाभी, आपको तो शादी की डेट से कोई एतराज नहीं है ना? मेरी मम्मी ने ना में सर हिला दिया तो वो हमारे घर से उठकर चले गए। मेरी मम्मी भी उठकर खड़ी हो गई और चाचा जी से कहने लगी कि मैं अपनी बेटी की शादी में किसी भी तरह की बदमज़गी नहीं चाहती। इतना कहकर वो भी वहां से चली गई थी। चाचा जी मेरी तरफ देखकर कहने लगे, इशिता बेटा, तुम ही अपनी मम्मी से कहोगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने चाचा जी से कहा, मैंने तो मम्मी से बात की थी, लेकिन उन्होंने मेरे सामने अपने हाथ जोड़ दिए। मैं उनके सामने बेबस हो गई थी। मेरी बात सुनकर चाचा जी परेशान हो गए। दिन इसी तरह से गुजर गए थे और मेरी शादी का दिन भी आ गया था। घर में अजीब तरह की उदासी छाई हुई थी। इसी तरह मैं विदा होकर अपनी ससुराल पहुंची थी। मेरे ससुराल में मेरे पति और ससुर के अलावा कोई नहीं था। मेरे एक जेठ जेठानी थे, वो भी दूसरे शहर में रहते थे और कभी कभी ही गांव आ जाया करते थे। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि वो लोग मेरी शादी पर आए ही नहीं थे। मेरी मम्मी ने अपनी पढ़ी लिखी और शहर में रहने वाली बेटी को एक गांव के इंसान के हवाले कर दिया था। ऐसा नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करती थी। अपनी मम्मी के फैसले से मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन उन्हें ये भी तो देखना चाहिए था कि उनकी बेटी का स्टैंडर्ड क्या है और वो कहाँ उसकी शादी कर रही है। मुझे लगा कि मेरे ससुराल में मेरा स्वागत करने के लिए तो औरतें जरूर होंगी और मेहमान भी आए हुए होंगे, लेकिन जब मैं गाड़ी से उतरकर अपने ससुराल के घर में गई तो वहां तो कोई भी नहीं था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये शादी वाला घर है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं खुद ही घर में आ गई थी। न कोई सजावट, न कोई फूलों की बौछार, ना ही कोई खुशियां और ना ही रौनक। इस घर में कुछ भी नहीं था। मेरे पति ने मुझे अपना कमरा दिखा दिया था और वो किसी से बात करने के लिए चले गए थे। यहाँ आने के बाद तो मेरा दिल टूट गया था। शादी को लेकर मेरे कुछ और ही सपने थे। मुझे अपनी मम्मी से बहुत शिकवा था कि उन्होंने मुझे बोझ समझकर अपने सर से उतारकर फेंक दिया था। ये घर वैसे तो काफी बड़ा था, यहाँ पर हर फैसिलिटी थी। इस बात से तो मैं बेफिक्र हो गई थी कि यहाँ पर कुछ तो अच्छा है। शादी के बाद लड़की के साथ कितनी सारी रस्में होती हैं, लेकिन यहाँ तो मेरे साथ कोई भी रस्म नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ मेरे साथ कोई रस्म करने वाला था ही नहीं। मैं खुद ही अपने कमरे में आकर दुल्हन बनकर बैठ गई थी। मेरे पति के कमरे की हालत देखकर भी नहीं लग रहा था कि ये शादी वाला कमरा है। मैं दुल्हन बनी अपने पति का इंतजार कर रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा मेरा पति आ गया होगा। मैंने जैसे ही उठकर देखा तो सामने अपने ससुर को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। सामने ही मेरे ससुर खड़े हुए थे। इस तरह से मुझे उनका अपने कमरे में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि मैं उनके बेटे की पत्नी थी और अभी नई नवेली दुल्हन थी। उन्हें अपनी बहू के कमरे में आते हुए शर्म आनी चाहिए थी। मैंने घबराकर उनसे कहा कि आपको कोई काम है? उन्होंने कहा, हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, आओ मेरे साथ बाहर चलो। मैं कंफ्यूज हो रही थी कि रात के इस टाइम पर भला मेरे ससुर को एक नई नवेली दुल्हन से क्या काम पड़ गया था। फिर वो मुझे अपने घर के पीछे बने हुए भैंसों के तबेले में ले गए। वहां चारों तरफ भैंसों को देखकर मैं हैरान रह गई थी। मेरे ससुर ने कहा कि बहू, अब तुम ही इस घर की मालकिन हो और तुम्हें इस घर की सारी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझना होगा। मेरे ससुर ने कहा कि तुम यहाँ भैंसों के तबेले की अच्छी तरह से सफाई कर दो और यहाँ का जितना भी गोबर है उसे उठाकर एक कोने में इकट्ठा कर दो। मुझे ये सब बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि यहाँ बहुत बदबू आ रही थी और मैं इस गंदगी को नहीं छू सकती थी। मैं तो उछल पड़ी थी। मैंने अपने ससुर से कहा, पापा जी, मैं ये काम नहीं कर सकती। मुझे भैंसों से बहुत डर लगता है और बहुत घिन भी लग रही है। मेरे ससुर कहने लगे, तुम बताओ, तुम्हारे ससुराल में कोई भी औरत इस काम को करने के लिए नहीं है। अब जब तुम आ गई हो तो ये काम तुम्हें ही करना होगा और तुम्हें इस सब की आदत डालनी होगी। मैंने अपने ससुर से कहा कि वो बात ठीक है, मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगी, लेकिन आज और अभी से ही। वो कहने लगे, हाँ क्यों, क्या हुआ? अभी से ही आदत डालोगी तभी तो बाद में भी तुम्हारी आदत होगी इस काम को करने की। मेरे ससुर ने जब इस तरह की बातें की तो मैं इस काम को करने पर मजबूर हो गई थी और मैंने सोच लिया था कि मैं अपने ससुर की शिकायत अपने पति से जरूर करूंगी कि शादी की पहली रात ही यहाँ दुल्हन के साथ ये सलूक किया जा रहा है। वो मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं रोने लगी थी। मुझे बहुत ही घबराहट महसूस हो रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दिल पर पत्थर रखकर इस काम को कर दिया था।
मैं इतना भारी लहंगा पहने हुई थी और जेवर भी थे, और इसी माहौल में मैंने वहाँ की सारी गंदगी को साफ किया था। मेरे सारे कपड़े भी खराब हो गए थे, मेरा हुलिया भी बेकार हो चुका था। इसी हालत में काम से निपटने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई तो मेरा पति उठकर बैठ गया और कहने लगा कि तुम्हारे अंदर से तो बहुत तेज बदबू आ रही है। मैंने कहा, हाँ, गोबर की बदबू आ रही है। और मेरे पति ने कहा कि ये तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है। उन्होंने मुझे अजीब सी नजरों से देखा और कहने लगे, जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से, मुझे इस बदबू की आदत नहीं है। तुम किस तरह की गंदी हो। अपनी शादी की पहली रात कोई दुल्हन ऐसा हाल बनाकर अपने पति के सामने नहीं आती जिस तरह से तुम मेरे सामने आ गई हो। अपने पति की डांट सुनकर मैं कमरे से बाहर निकलकर आंगन में बैठ गई थी और अपनी किस्मत पर खूब रोने लगी थी। शादी की पहली राती मेरी यहाँ पर खूब बेइज्जती हुई थी और दिल ही दिल में मैं अपनी मम्मी से शिकायत कर रही थी कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसी तरह रोते रोते मैं जमीन पर लेटकर सो गई थी। लगभग आधी रात का टाइम होगा जब अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरे सामने खड़े हुए थे। मैं घबराकर उठकर बैठ गई। उन्होंने मुझे देखकर कहा, बहू, तुम यहाँ कमरे से बाहर क्या कर रही हो? मैंने कहा, शेखर कह रहे थे कि तुम्हारे अंदर से बहुत बदबू आ रही है, इसलिए कमरे से बाहर निकल जाओ। मेरे ससुर का चेहरा अफसोस में बदल गया था। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे से इस चीज की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। शेखर खुद भी तो गोबर उठाता है, फिर उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों किया? तुम जानती हो कि वो पहले से ही इस शादी के खिलाफ था। वो कह रहा था कि मुझे शहर की लड़की से शादी नहीं करनी, इसलिए मैंने शादी की पहली रात तुमसे तबेले की सारी सफाई करवाई, ताकि तुम अगर उसके बदले का काम कर दोगी तो उसका दिल तुम्हारे लिए नरम हो जाएगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे समझाऊंगा। मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारे पति को समझा दूंगा, फिर वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करेगा। लेकिन इस सब के लिए तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। मैंने अपने ससुर की बात पर सर हिला दिया तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि जाओ, नहा धोकर तैयार हो जाओ, दिन निकलने वाला है। लेकिन सुबह जब शेखर तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे तो उसे अपने करीब बिल्कुल भी मत आने देना। अगर वो तुमसे बात करने की कोशिश करे तो उससे नाराज होने की एक्टिंग करना और उसे गुस्सा दिखाना, तब उसे तुम्हारी कदर होगी। मैंने अपने ससुर के कहने के मुताबिक ऐसा ही किया। मैं नहा धोकर तैयार हो गई थी। सुबह के 7 बज चुके थे। किचन में जाकर मैंने अपने पति और ससुर के लिए नाश्ता बनाया। जब मेरे पति उठ गए तो टेबल पर उनके लिए नाश्ता रख दिया और खुद अपने पति को इग्नोर करने लगी थी। मेरा पति मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। वो मेरे पास आने लगा तो फिर मैं उसके करीब से हट गई और कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरा पति भी मेरे पीछे पीछे ही आ गया। वो कहने लगा कि इशिता, क्या बात है, तुम मुझसे इस तरह से भाग क्यों रही हो, जैसे मैं तुम्हारा पति नहीं कोई गैर हूँ। मैं तंग आकर कहने लगी, आपने ही तो मुझे कल रात कमरे से निकाल दिया था। इससे पहले मेरे पति कुछ कहते मैं उनके पास से हटकर आ गई थी और किचन में जाकर काम में बिजी हो गई थी। मेरे पति भी घर से बाहर निकल गए थे। उसके बाद मैंने अपने ससुर को सब कुछ बता दिया। वो मुस्कुराकर कहने लगे, देखा, मेरी बात मानने का फायदा, वो खुद ही बार बार तुम्हारे पीछे आएगा। अगर तुम इस तरह ही मेरी बात मानती रहोगी तो तुम्हारे पति के दिल में हमेशा तुम्हारी इज्जत रहेगी। मैं खुश हो गई थी और कहने लगी, मैंने आज तक आप जैसे ससुर को नहीं देखा। वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुम मुझे अपना ससुर मत समझना, तुम मुझे अपना पिता समान ही समझना। मैं और ससुर जैसा नहीं हूँ जो चाहते हैं कि उनके बेटे उनके कहने में ही रहें। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ इतना खुश रहे कि सारे गांव में मिसाल कायम हो जाए, कि लोग मेरी तारीफ करें कि इस आदमी ने अपने बेटे की कितनी अच्छी परवरिश की है, कि शेखर ने अपनी पत्नी को अपने घर में बहुत सुख चैन से रखा हुआ है। मैं अपने ससुर की बातें सुनकर शॉक्ड रह गई थी। जैसे ही रात हुई फिर से मेरे ससुर ने मुझे तबेला साफ करने के लिए कहा। अब मैं उनको इनकार भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मुझसे इतना प्यार कर रहे थे। ऐसे मैं उनकी बात नहीं मानकर उनके खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। मैं अभी भी दूसरे दिन की नई नवेली दुल्हन थी और अपने भारी भरकम कपड़ों में तबेले की सफाई करने के लिए निकल गई थी। मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे क्योंकि ये काम मैंने कभी नहीं किया था और ये काम करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिलहाल मजबूरी की वजह से मैं ये काम करके अपने ससुर के कमरे में चली गई थी तो वो कहने लगे, बहू, अब तक तुम्हारे पति को खूब सबक मिल गया होगा। तुम ऐसा करो, अब अपने कमरे में चली जाओ, लेकिन अगर उसने कोई ऊंच नीच की तो मेरे कमरे के दरवाजे खुले हुए हैं,
तुम मुझे आकर बता देना। मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में चली गई थी। शेखर कमरे में पहले से ही मौजूद थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने पति से खूब सारी बातें करूं, वो मेरी खूबसूरती की तारीफ करे, मेरी डिमांड्स पूरी करे, मेरी बात को तसल्ली से सुना करें। मैं अभी यही सब कुछ सोच रही थी कि अचानक से दरवाजा खोलकर अंदर गई। मेरा पति मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, इशिता, तुम्हें अपने पति का ख्याल आखिर आ ही गया कि अब अपने कमरे में चले जाना चाहिए। वो अभी मेरे करीब आकर बैठे ही थे कि एक झटके से ही उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, इशिता, आज फिर तुम्हारे अंदर से बदबू आ रही है। तुम्हें पता नहीं है क्या पति के पास जाने से पहले साफ सुथरा होना चाहिए और अच्छे से कपड़े पहन लेने चाहिए। देखो तुम्हारे कपड़े भी कितने गंदे हो रहे हैं। मैं चुपचाप बैठी रही थी तो मेरा पति कहने लगा, चलो जल्दी से उठो और यहाँ से जाओ। सारा दिन तुमने जहाँ गुजारा है वहीं जाओ। मैं भी एक ही झटके से उठी और अपने ससुर के कमरे में चली गई। वो मेरा उदास चेहरा देखकर कहने लगे, अच्छा तो अभी तुम्हारे पति को अकल नहीं आई। अपने बेटे को इंसान बनाकर ही रहूंगा। तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं छत पर जाकर सो जाऊंगा। मेरे ससुर सोने के लिए अपना तकिया और चादर लेकर छत पर चले गए थे और मैं उनके कमरे में बिस्तर पर लेट गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे अपने पति से बहुत प्यार हो गया था। उसका बिहेवियर मेरे साथ दिन ब दिन चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। मैं तो उन्हें अच्छी भी नहीं लगती थी। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो घर में मैंने एक औरत को देखा। वो पता नहीं कौन थी। उनके साथ एक आदमी भी था। मैंने उनको देखा तो उनका आशीर्वाद लिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कैसी हो। मैं फटी फटी आंखों से अपने ससुर की तरफ देख रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि ये तुम्हारे जेठ और जेठानी हैं जो शहर में रहते हैं। मैंने उन दोनों की तरफ बड़ी ही हैरानी से देखा। मेरे ससुर कहने लगे कि शादी बहुत इमरजेंसी में हुई थी, इसलिए मेरे बेटे को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकी और ये दोनों तुम्हारी शादी पर नहीं आ सके, इसलिए अब तुमसे मिलने के लिए आए हैं। मैं बड़ी हैरानी से अपने ससुर की तरफ देख रही थी और कहा कि पापा जी, हमारी शादी इमरजेंसी में हुई थी क्या? मेरे ससुर के चेहरे का रंग अचानक फीका पड़ गया था और वो कहने लगे, तुम तो जानती ही हो कि शेखर इस शादी के लिए कहाँ मान रहा था। फिर जैसे ही मैंने उसको तैयार किया तो फौरन ही तुम दोनों की शादी कर दी गई ताकि वो फिर से मुकर न जाए। मैं कहने लगी, पापा जी, आप शेखर की मर्जी को अहमियत दे देते तो शायद वो मुझसे इस तरह से बिहेव ना करते। मेरे ससुर कहने लगे, देखना, ये शेखर एक दिन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम मेरे कहने के मुताबिक चलती रहना। मैंने अपने ससुर की बात पर सर हिला दिया था। मेरे ससुर तो गांव घूमने के लिए चले गए थे। फिर मैंने अपनी जेठानी के साथ मिलकर सब लोगों के लिए नाश्ता बनाया। मेरा पति जब मुझसे बात करने की कोशिश करता तो मेरे ससुर मुझसे कह देते कि अपने पति से प्यार से बात मत करना, और अगर मैं अपने पति को इग्नोर करती तो वो मुझसे और ज्यादा नाराज हो जाते थे। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने आज भी अपने पति को इग्नोर किया था। पहले तो वो मुझे बुलाते रहे, लेकिन जब मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो वो गुस्से में आ गए थे और मुझसे कहने लगे, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी तो तुम इनकार कर देती, लेकिन एक बात याद रखो, ये सब ज्यादा दिन तक मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें डिवोर्स देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अपने पति की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। तभी मेरे ससुर ने मेरे पति को आवाज लगा ली और वो अपने पिता की बात सुनने के लिए चले गए। मैं भी थोड़ी देर के बाद बाहर चली गई थी। मेरे ससुर ने कहा कि बहू, घर के कामों पर ध्यान दिया करो, शेखर खुद ही ठीक हो जाएगा। तुम जाकर तबेला साफ करके आओ। मेरी जेठानी बहुत अच्छी थी। जब उन्होंने मेरे ससुर को ये बात कहते हुए सुना कि मुझे तबेला साफ करना है तो वो हैरान रह गई थी। वो कहने लगी, इशिता, ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो? क्या तुम तबेले की सफाई करती हो? मैंने कहा, जी भाभी, मैं हर शाम को ही तबेले की सफाई करती हूँ। उन्होंने मेरी बात सुनकर बड़ी अजीब सी नजरों से मुझे देखा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। शेखर जब कमरे में आए तो उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कहने लगे, तुम कभी नहीं सुधरोगी। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हो, वरना मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करता। साफ सफाई का तो तुम्हारे अंदर नाम तक नहीं है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं था तो तुम अपने पेरेंट्स से शादी के लिए मना कर देती। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बताओ किसके साथ? शहर में तुमने मोहब्बतबाजी की है जिसके लिए तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो। अपने पति की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं कहने लगी,
आप अपनी पत्नी पर इल्जाम लगा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। इतना कहकर मैं उठकर फौरन अपने ससुर के कमरे में चली गई थी। वहां पर मैंने अपने जेठ जेठानी को भी बैठे हुए देखा। मेरी जेठानी मुझे देखकर कहने लगी, इशिता, इस टाइम तो तुम्हें अपने पति के कमरे में होना चाहिए। मैंने अपनी जेठानी की तरफ देखकर कहा कि आपके देवर ने मुझे कमरे से निकाल दिया। वो खामोश हो गई और फिर मैं गुस्सा होकर छत पर चली गई थी। मेरे पीछे पीछे जेठानी भी छत पर आ गई। तो फिर उन्होंने मुझसे इस सब की वजह पूछी और बहुत ही तसल्ली से मुझसे बात की थी। उन्होंने मुझसे कहा, बताओ तुम्हारा क्या शेखर के साथ कोई झगड़ा हुआ है? मैं उनकी बात सुनकर रोने लगी थी और उनको बताया कि भाभी, शादी की पहली रात से ही शेखर मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल देते हैं। वो कहने लगी, ऐसी क्या वजह होती है जिसकी वजह से वो तुम्हें कमरे से निकाल देता है? मैं उनके सामने शर्मिंदा हो गई थी और कहने लगी, शेखर कहते हैं तुम्हारे अंदर से बहुत बुरी बदबू आती है। मेरी जेठानी कहने लगी, वो सच्ची तो कहता है, सच में तुम्हारे अंदर से बहुत बुरी बदबू आती है, तुम्हें महसूस नहीं होती है क्या? मैंने कहा, मुझे भी ये बदबू अच्छी नहीं लगती, मगर मैं क्या करूं? पापा जी ने मुझसे कह रखा है कि मैं शाम के टाइम अपने कमरे में जाने से पहले तबेले की अच्छी तरह से साफ सफाई कर दिया करूं, नहीं तो शेखर मुझसे नाराज हो जाएंगे। मेरी जेठानी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इसी तरह जैसे ही शाम हुई तो मेरी जेठानी कहने लगी कि तुम मुझे अपनी कोई साड़ी लाकर दे दो। मैंने अपनी एक साड़ी उन्हें लाकर दे दी। फिर वो मुझसे कहने लगी कि अब तुम अपने कमरे में चली जाओ, पापा जी को ऐसा ही लगेगा कि तुम ही तबेले को साफ कर रही हो। मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरी जेठानी ने मेरा कितना साथ दिया। मैंने आज अच्छे कपड़े पहन लिए थे और अच्छी तरह से तैयार होकर मैं अपने पति के आने का इंतजार करने लगी थी। आज मेरे अंदर से कोई बदबू भी नहीं आ रही थी और आज मैं जल्दी ही अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर के बाद मेरे पति भी आ गए थे। वो खाना खाने के बाद अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने में बिजी हो गए थे। मुझे आज कमरे में मौजूद देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, आज तुम बड़ी जल्दी कमरे में मौजूद हो। और फिर वो मेरे करीब आ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, आज तुम्हें मेरे साथ बातें करने की फुर्सत आखिर मिल ही गई। अपने पति की बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और कहने लगी कि आप ही मुझे हर रात अपने कमरे से बाहर निकाल देते हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों करीब बैठकर एक दूसरे से खूब सारी बातें करें, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी कर लूँ, आप मुझसे खुशी नहीं रहते। मैं आपके हिस्से का काम भी करती हूँ ताकि आपको खुशी मिले। मेरी बात सुनकर तो मेरा पति हैरान हो गया था और कहने लगा, मेरे हिस्से का ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें करना पड़ता है? मैंने कहा, मैं तबेले की सफाई करके आती हूँ। मेरा पति कहने लगा, लेकिन मैंने तो आज तक कभी तबेले की सफाई नहीं की। मैंने अपनी सारी जिंदगी शहर में ही गुजारी है और वहीं पर ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की है। हम जमींदार लोग हैं, माना कि हमारे पास बहुत सी भैंसें हैं, मगर तुम ये नहीं जानती कि उनकी देखभाल करने के लिए भी नौकर मौजूद हैं। नौकर ही तो तबेले की भैंसों का सारा काम करते हैं। अपने पति की बात सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। मैंने कहा, मैंने तो यहाँ पर किसी नौकर को नहीं देखा। हमारे घर के पीछे जो तबेला बना हुआ है, मुझे वही तबेला आपके पापा ने दिखाया था और वो कह रहे थे कि अगर मैं इस तबेले की सफाई कर दिया करूंगी तो आपको अच्छा लगेगा और आप मुझे इज्जत देने लगोगे, क्योंकि आप तो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते थे और मैं आपको अच्छी भी नहीं लगती थी। बस मैं तो आपके दिल में जगह बनाने के लिए ही ये सब कुछ कर रही थी, मगर आप तो मुझे अपने कमरे से बाहर ही निकाल दिया करते थे। मेरे पति बहुत हैरान हो गए। वो कहने लगे, तुम किस तबेले की बात कर रही हो? चलो मुझे वहां पर लेकर चलो। मैं और शेखर घर से बाहर निकल गए और घर के पीछे तबेले के अंदर चले गए थे। तभी हमें अचानक कुछ आवाज सुनाई दी। मेरे ससुर मेरी जेठानी से कुछ बात कर रहे थे। वो गुस्से से कहने लगे कि बहू, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरा बनाया हुआ प्लान बिगाड़ दिया। मेरी जेठानी ने कहा कि लेकिन आप इशिता से ये सब कुछ क्यों करवाते हो? आखिर आपने कौन सा प्लान बनाया हुआ था? मेरे ससुर कहने लगे, तुम नहीं जानती कि मैं और इशिता की माँ सुनैना, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, मगर उसने अपने माता पिता की मर्जी के हिसाब से शादी कर ली और मुझे धोखा दे दिया। मुझे बिना बताए ही उसने शादी कर ली थी। अगर वो मुझे बता देती तो मैं कुछ भी करके उसे उसके घर से गायब करवा देता और उससे शादी कर लेता, लेकिन शायद उसे मुझसे भी अच्छा कोई मिल गया था, इसलिए उसने खामोशी से मुझे बिना बताए ही शादी कर ली।
सारी जिंदगी मैं उसकी याद में तड़पता रहा। फिर मेरी भी शादी हो गई। सुनैना की बेवफाई ने मुझे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। जब मेरी पत्नी शादी करके मेरे घर पर आई तो मैंने उसे वो वैल्यू नहीं दी जो एक पत्नी को देनी चाहिए थी, क्योंकि मैं तो सुनैना से ही प्यार करता था। इसी गम में बेचारी मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन मेरी पत्नी के मरने से पहले ही सुनैना का पति उसकी बेटी के पैदा होने के 1 साल बाद ही मर गया था। फिर मैंने सोच लिया था कि मैं सुनैना से बदला लेकर ही रहूंगा। उसके लिए जितना मैं परेशान हुआ हूँ, एक दिन मैं उसे भी परेशान करके रहूंगा। लेकिन इस बार जब मैंने अपने ही गांव की शादी में सुनैना और उसकी बेटी को देखा तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया था और मैंने उससे बदला लेने का सोच लिया था। मुझे लगा था कि वो शायद मुझे भूल गई होगी, लेकिन जब उसने मुझे वहां शादी में देखा तो उसे भी मेरी याद आ गई थी। मैंने सुनैना से शादी में बात करने की कोशिश की थी और उसके हालचाल मालूम किए तो उसने मुझे बताया कि वो जब से विधवा हुई है सिर्फ एक ही फिक्र लगी रहती है कि उसकी जवान बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि सुनैना को टीबी जैसी बड़ी बीमारी है। उसने कहा कि मुझे हमेशा अपनी बेटी के फ्यूचर की फिक्र लगी रहती है। मैंने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मैं उससे तुम्हारी बेटी की शादी करवा सकता हूँ और हमेशा उसे अपनी बेटी बनाकर ही रखूंगा। सुनैना मेरी बातों में आ गई थी। मैंने शेखर से कहा कि वो सामने जो लड़की खड़ी हुई है मुझे बहुत अच्छी लगी है, कहो तो मैं तुम्हारे इसके रिश्ते के लिए शादी की बात करूं। शेखर को भी इशिता बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए हमने खड़े खड़े ही उसकी फैमिली से रिश्ता तय कर दिया था। इस दौरान शेखर की बेकरारी देखने लायक थी। वो चाहता था कि जल्दी उसकी शादी इशिता के साथ हो जाए और वो हमारे घर में आ जाए, जबकि मेरा इरादा था कि जब इशिता शादी करके इस घर में आएगी तो मैं इशिता और शेखर के बीच इस तरह के हालात पैदा कर दूंगा कि शेखर उसे डिवोर्स देकर घर से बाहर निकाल देगा और फिर उसकी माँ को पता चलेगा कि धोखा देने का अंजाम क्या होता है। जब उसकी इकलौती बेटी रोती हुई तलाक लेकर अपने घर जाएगी तब उसे इस तकलीफ का एहसास होगा जो सालों पहले मुझ पर गुजरी थी। मैं चाहता हूँ कि सुनैना जो जिंदगी के आखिरी पल अपनी बीमारी के साथ गुजार रही है वो भी उसे बुरे लगने लगे, क्योंकि मैं उसके इन हंसते हुए पलों को गम में बदलना चाहता हूँ। वो और ज्यादा बीमार हो जाए और बिस्तर पर लगकर मेरा दुख अच्छी तरह महसूस कर सके, क्योंकि कई सालों पहले मैं भी उसकी याद में तड़प तड़प कर इतना बीमार हो गया था कि मरने से बचा था और बीमार होकर बिस्तर से लग गया था। मगर शेखर तो इशिता का दीवाना था, इसलिए मैंने इशिता को शेखर की नजरों में बुरा बनाने के लिए ये सब कुछ किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शेखर को गंदी स्मेल से बहुत एलर्जी है और वो गंदी बदबू वाली जगह और गंदी चीज की कभी भी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी तो मैंने इशिता को तबेला साफ करने का काम दिया था और इशिता के आते ही सारे नौकरों को नौकरी से निकाल दिया था। और तो और शेखर के दिमाग में ये बात भी डाल दी थी कि इशिता किसी को पसंद करती थी, इसलिए तुमसे दूर रहती है। मेरा पति और मैं ये सब कुछ खड़े हुए सुन रहे थे। मेरे पति अपने पापा के सामने जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, पापा जी, आपने सब कुछ अच्छा नहीं किया। मेरे ससुर की हालत तो अपने बेटे को देखकर बुरी हो गई थी। मेरे पति ने अपने पिता से कहा कि मैं अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे ससुर फौरन ही अपने बेटे के पैरों में गिर गए और कहने लगे कि मुझे माफ कर दो बेटा, इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ अकेला रह जाऊंगा। मेरे पति ने कहा कि आपने सुनैना आंटी का बदला मेरी पत्नी से लेने की कोशिश की और मुझे अपनी पत्नी से दूर करने की कोशिश की। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। आपने इतने सारे झूठ बोले, आप आगे चलकर भी झूठ बोल सकते हो। आखिर आप खुद ही बताओ कि इसमें इशिता की क्या गलती है। मेरी जेठानी ने भी पापा जी को बहुत समझाया। मेरे ससुर ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया था और मुझसे भी माफी मांगी थी, क्योंकि वो अपने बेटे से दूर नहीं रह सकते थे। वो सबसे ज्यादा प्यार अपने छोटे बेटे से ही किया करते थे। मेरे ससुर को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने मुझसे भी माफी मांग ली। मेरी जेठानी और जेठ ने हम लोगों के बीच बड़ी दरार को खत्म कर दिया और हम लोगों का समझौता करवा दिया। इसी तरह हम लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी एक ही घर में रह रहे हैं। मेरे पति ने भी हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी थी। मैंने अपने पति को माफ कर दिया था और शायद इस सब की वजह से मेरे पति मुझसे और भी ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनकी पत्नी उनके लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे ससुर बिल्कुल ठीक हो गए और अपनी पुरानी वाली गलती पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। मेरे पति के साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।